वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट मार्क करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि इनमें से जो गिवन ऑप्शन हमारे पास हैं, जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास गिवन है, इनमें कौन सा ऐसी स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते। तो ऑप्शन ए हमारे पास है सॉलिड, ऑप्शन बी हमारे पास है लिक्विड, और ऑप्शन सी हमारे पास है गैस, और ऑप्शन डी हमारे पास है प्लाज्मा। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ, जो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन ए सॉलिड। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सॉलिड जो है वो ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसमें मैटर जो है वो क्लोजली पैक होते हैं, यानी जो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। वो एक जगह से दूसरे का जो है वो मूव नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए को आप मार्क करेंगे, इसका राइट आंसर होगा। सेकेंड एमसीक्यूज़ हमारे पास है, विच ऑफ द सब्सटेंस इज़ द लाइटेस्ट वन। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो गिवन ऑप्शन में हमारे पास जो सब्सटेंसेस गिवन हैं, इनमें सबसे हल्का सब्सटेंस कौन सा होगा। तो इसका फ़ैसला जो है वो हम डेंसिटी की बुनियाद पर कर सकते हैं। इसके लिए हम रेफरेंस के तौर पर डेंसिटी टेबल को देख लेते हैं जो हमारे पास मौजूद है पेज नंबर 147 पर। ये यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी टेबल है। अगर हम देखें तो उसमें यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो है वो डेंसिटीज़ को यहाँ पर कंपेयर किया गया है, लिखा गया है। तो इसमें जो गिवन ऑप्शन के लिहाज से जो हमारे पास ऑप्शन थे उनको मैंने मार्क किया है। एल्युमिनियम है, कॉपर है, लेड है और मरकरी है। तो इसमें जो सबसे कम हमारे पास जो डेंसिटी है वो एल्युमिनियम की है। तो इस लिहाज से जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो ऑप्शन सी एल्युमिनियम होगा। इसको आप मार्क करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल विच इज़ इक्वल टू। जैसा कि हमें मालूम है कि प्रेशर का एसआई यूनिट जो है वो पास्कल होता है, जो कि इक्वल होता है। अगर इसके फार्मूला के लिहाज से हम देखें, एफ इज़ इक्वल टू पी इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है एफ ओवर ए। फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगा। अगर इसके रेफरेंस के तौर पर अगर आप देखना चाहें, ये पेज नंबर हमारे पास है बुक का 149। तो यहाँ पर लिखा गया है 1 पास्कल जो वो इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो इस लिहाज से जो इसका राइट आंसर हमारे पास है वो ऑप्शन बी है, जिसको आप मार्क करेंगे। यही राइट आंसर है इसका। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है, व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ अ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि अगर हम मरकरी की बजाय जो है वो वाटर को बैरोमीटर के अंदर इस्तेमाल करें। बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके ज़रिए से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो अगर हम मरकरी की बजाय अगर वाटर को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए रेफरेंस के तौर पर हम जो है वो बुक पेज, ये हमारे पास पेज नंबर 150 है बुक का। इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि मरकरी को जो है वो क्यों इस्तेमाल किया गया है बैरोमीटर के लिए, या बैरोमीटर के अंदर बनिस्बत वाटर के। तो इसमें यहाँ पर ये बात वाज़े तौर पर है कि मरकरी जो है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है बनिस्बत वाटर के। लेकिन हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि अगर हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं बैरोमीटर के अंदर तो उसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ कितनी होगी। तो वो यहाँ पर हमारे पास है 10.34 मीटर। अब अगर हम गिवन ऑप्शन के लिहाज से देखें जो एमसीक्यूज़ में हमारे पास मौजूद हैं, इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 10.34 मीटर हमारे पास हो। तो इसके जो नियरेस्ट हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा 11 मीटर। तो ऑप्शन डी को आप मार्क करेंगे इस लिहाज से। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपथ्रस्ट इज़ इक्वल टू। यहाँ पर वो ये कहता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक जो अपथ्रस्ट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब उसको पानी के अंदर सबमर्ज किया जाता है, डबोया जाता है, तो वो किसके इक्वल होती है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ऑप्शन बी हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ऑप्शन सी हमारे पास है मैस ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, डी हमारे पास है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो वैसे मैं आपको बताता चलूँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक जो अपथ्रस्ट फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है वो इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट, उसके इक्वल होती है। लेकिन हम रेफरेंस के तौर पर जो है वो बुक पेज, ये हमारे पास बुक पेज नंबर मौजूद है 155। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अपथ्रस्ट फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है वो वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेस के इक्वल होती है। तो इस लिहाज से जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन ए होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड।
उसके बाद 6 MCQs हमारे पास है, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ। यहाँ पर वो ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है उसको किस प्रिंसिपल या किस लॉ के ज़रिए से जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें इसी बुक के अंदर हमारे पास मौजूद है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए रेफरेंस के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास बुक पेज 157 है। तो यहाँ पर ये वाज़े तौर पर लिखा गया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज़ आल्सो हेल्पफुल टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस लिहाज से जो हमारे पास राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। 7th MCQ की स्टेटमेंट हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। यहाँ पर हमारे पास वो कहता है कि हुक्स लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ऑप्शन ए हमारे पास है स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऑप्शन बी हमारे पास है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऑप्शन सी हमारे पास है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन डिवाइडेड बाय स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऑप्शन डी हमारे पास है स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन। तो अब इसको मैं आपको बता देता हूँ कि तो हुक्स लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के विद इन इलास्टिक लिमिट। लेकिन इसकी कैलकुलेशन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। हुक्स लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो अगर हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम ख़त्म करें तो यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, स्ट्रेस इज़ इक्वल टू यहाँ पर के हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाएगा और मल्टीप्लाई हमारे पास होगा स्ट्रेन के इक्वल। तो मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन के होगा। उसके बाद अगर यहाँ पर ये स्ट्रेन जो है वो इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर हम इसको लिखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो इस लिहाज से जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऑप्शन बी जो हमारे पास है वो इसका राइट आंसर होगा, जिसको आप मार्क करेंगे, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs हमारे पास हैं ये 8, 9, 10 ये इस ग्राफ से रिलेटेड हमारे पास ऑप्शन गिवन है। इनमें से ही जो है वो हमने स्टेटमेंट के मुताबिक आंसर करना है इन ग्राफ की मदद से। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 ग्राफ जो है वो ऑप्शन की फॉर्म में दिए गए हैं। तो इससे पहले मैं आपको ग्राफ का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास ग्राफ इस तरह से है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो है वो बेसिकली ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है ऑप्शन A, B, C, D के अंदर। इसमें जो x हमारे पास है वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जो है वो स्ट्रेन या एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेट्स सपोज कि अगर ये स्प्रिंग हमारे पास है, इसके ऊपर अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं कंप्रेस करने के लिए या इसको स्ट्रेच करने के लिए, तो वो फोर्स से इसके ऊपर जो तब्दीली आएगी, जो इसके अंदर एक्सटेंशन आएगी या इसके अंदर जो इसको स्ट्रेच किया जाएगा, कंप्रेशन इसके अंदर आएगी, उसको यहाँ पर बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया। अगर हम मान लेते हैं कि वो उसके ऊपर हमने उसको एक्सटेंड करने की कोशिश किया फोर्स अप्लाई करने से या उसके ऊपर जो स्ट्रेस हमने अप्लाई की है, तो उसके दरमियान ये ग्राफ है। तो स्ट्रेस को हमने लिया है क्योंकि स्ट्रेस बेसिकली एक फ़ोर्स है जो पर यूनिट एरिया के ऊपर एक्ट करती है, उसको हमने एक्स एक्सिस पर लिया है, जबकि वाई एक्सिस पर हमने जो है एक्स बेसिकली जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन को। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान हमारे पास ग्राफ है। तो अब इस लिहाज से हमने देखना है कि ऑप्शन जो हमारे पास 8th MCQs है वो ये है, विच ग्राफ डज़ नॉट ओबे हुक्स लॉ। अब इन गिवन ग्राफ के अंदर हमने ये देखना है कि कौन सा ग्राफ ऐसा है जो कि हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो कोई भी मटेरियल जो कि हुक्स लॉ के मुताबिक ओबे करेगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक इंक्लाइंड लीनियर लाइन हमारे पास होगी जो दोनों एक्सिस के बिल्कुल सेंटर में होगी, और वो ओवर अ वाइड रेंज जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन को शो करवाएगी। तो इसमें उसने कहा है विच ग्राफ डज़ नॉट ओबे हुक्स लॉ। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन सी हमारे पास है वो हुक्स लॉ को बिल्कुल ओबे नहीं करता, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन है फोर्स के। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी हमारे पास है ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता, और हुक्स लॉ के लिए हमारे पास जो लाइन ग्राफ की आती है वो इंक्लाइन लाइन आती है। तो इस लिहाज से सी ऑप्शन इसका होगा। उसके बाद 9 हमारे पास है, विच ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इन गिवन ग्राफ के अंदर से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हमारे पास होगी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन के लिहाज से, तो वो ऑप्शन डी की होगी, क्योंकि इसमें एक लीनियर रिलेशनशिप हमारे पास शुरू में फॉलो करता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद जो है वो सिर्फ स्ट्रेन बढ़ रहा है, जबकि स्ट्रेस जो है वो यानी कम स्ट्रेस लगाने से स्ट्रेन बहुत ज़्यादा इसमें नज़र आ रहा है। इस लिहाज से जो इसका ऑप्शन डी हमारे पास है वो इसका राइट आंसर होगा। ये एक लीनियर रिलेशनशिप को या डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो नहीं करवा रहा। उसके बाद 10 MCQs हमारे पास है, विच ग्राफ गिव्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसमें से हमने ये देखना है कि जो जिसकी वैल्यू ओवर अ वाइड रेंज हमारे पास ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में होगी वो जो है
स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान एक लीनियर रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशनशिप को जो है वो शो करवाएगी। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन बी है, इसकी जो इंक्लाइन लाइन है वो ज़्यादा हद तक जो है वो आगे तक एक्सीड हुई है। उस लिहाज से अगर हम देखें तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट MCQs था। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।